हेलो एवरीवन, आप सभी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, किसी भी बीम में स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रखा था। तो जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ बीम के बारे में हम लोग देखे थे। ठीक है, हमने आपको डिफिनेशन बता दिया था कि स्लोप क्या होता है, आपका डिफ्लेक्शन क्या होता है, उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, उसको कैसे परिभाषित करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बोल सकते हैं कि कंडीशन लिखाए थे, बाउंड्री कंडीशन लिखाए थे आपका स्लोप का। ठीक है, बेसिकली हम लोग को इसमें 2 यूनिट पढ़नी है, मतलब कि 2 ही आपका बीम के बारे में पढ़ना है। उसमें आपका पॉइंट लोड के बारे में पढ़ना, मतलब बीम बहुत तरीके से बीम होते हैं। आगे चल के आप जब स्टडी कीजिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि हम बीम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को 2 ही बीम पढ़नी है, एक है सिंपल सपोर्टेड बीम और एक आपका है कैंटिलीवर बीम। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में भी आपका एक पॉइंट लोड की बात कर रहा है, वो भी मिडिल में ही बात कर रहा है। उसके बाद आपका कैंटिलीवर। तो चलिए अब हम लोग उसके आगे बात करते हैं। ठीक है, जो बच्चे मान लिया जाए कि जो अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, इससे पहले अभी प्रीवियस वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा, तभी आपको ये कंटिन्यू आप दोनों लेक्चर को देखकर ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं और इसका डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। सिंपली सपोर्टेड कहने का मतलब है कि एक साइड में आपका रोलर सपोर्ट होता है और एक साइड में आपका हिंज सपोर्ट होता है। ठीक है, ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था। इसका लेंथ मान लेते हैं हम यहाँ से एल लेंथ का, ये आपका लेंथ का आपका क्या बीम है। ठीक है, इतना चीज आपको दिया हुआ। इसमें एक चीज और बता दिया है कि मिडिल पे, अगर इसकी बात करो तो ये कहां पे लग रहा है आपका, ये आपका L/2 यानी कि हाफ पोर्शन पे आपका लग रहा है। L/2 पे पॉइंट लोड लगा हुआ जिसकी वैल्यू कितनी है, W है। और ये मान लेते हैं आपका, इसकी वैल्यू A मान लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं, इस पोजीशन को B और इस पोजीशन को मान लेते हैं हम लोग C। ठीक है, अगर यहाँ के बाद अगर हम लोग डिफ्लेक्शन कर्व बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डिफ्लेक्शन कर्व की अगर बात करते हैं तो जैसा कि हमने पहले बनाया था, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखिए। तो अगर ये पॉइंट लोड होगा तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन कर्व बनेगा, या फिर कर्व लाइन आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो रेड से हमने बनाया अभी, ये आपका कर्व है जिसको बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन कर्व। ठीक है, और ये आपका स्लोप होता है जिसको हम लोग थीटा या थीटा बोल देते हैं, इसको स्लोप। इसको थीटा से या फिर dy इस तरीके से नहीं लिखो, और करके लिख देते हैं, और dy/dx इससे डिनोट करते हैं। और यहाँ पे आपका अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी चेंजेज आ रही है, ये आपका डिफ्लेक्शन हो गया। डिफ्लेक्शन डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल से डिनोट करते हैं और इसको y से भी डिनोट करते हैं। अब ये सारे पॉइंट ही ले लगे। यहाँ का अगर डिफ्लेक्शन इस पोजीशन की बात करें तो ये C पॉइंट पे, तो ये C पॉइंट हो गया। ये भी आप इसको C बोल सकते हैं। और इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए, सॉरी, अगर C पे डिफ्लेक्शन स्लोप देखेंगे तो C को बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि हम लोग डिफ्लेक्शन आपका किसी दूसरे पॉइंट A पॉइंट पे देख रहे हैं तो ये पॉइंट का स्लोप किया है, ये पॉइंट का डिफ्लेक्शन। ठीक है, उस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट ये आपका जो भी डिफ्लेक्शंस वगैरह है इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें डेरिवेशन करते हैं। कुछ देखिए, ऐसा तो आपका सिलेबस में डेरिवेशन नहीं दिया हुआ था, डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू समझ में कैसे आएगी। ठीक है, हम कुछ डेरिवेशंस करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे एक डेरिवेशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, इसी
कंडीशन को देखते हुए, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कंसीडर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ अ पॉइंट लोड W, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप समझ जाइए। उसके बाद यहाँ पे एक मोमेंट निकालना है। तो देखिए अगर हमको इसको कंसीडर करना हो तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं पे हमको एक एक्सिस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तुम्हें आगे चल के समझ में आ जाएगा कि एक्स क्यों ले रहे हैं, ठीक है। और ये एक्स दूरी पे यहां से ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसी भी इंड से एक्स दूरी पे यहाँ एक्स ऑब्जेक्ट आपका मान लिया जाएगा, हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एक्स को प्लेन मान लिए हैं और यहाँ से एक्स दूरी पे है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग मोमेंट निकालेंगे। जो हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका जो डिफ्लेक्शन और स्लोप का जो वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, स्लोप और डिफ्लेक्शन तो बहुत सारे मेथड से निकलता है। जैसे आपका होता है एरिया मोमेंट मेथड, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है, कि स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने का बहुत सारा आपका मेथड होता है। उसमें से एक मेथड हम लोग ले रहे हैं, वो है आपका क्या, डबल मोमेंट, डबल मोमेंट या डबल इंटीग्रेशन बोल सकते हो, डबल इंटीग्रेशन मेथड। इसमें क्या करना होता है, आपको मोमेंट को दो बार आपको इंटीग्रेट करना होता है। पहला बार अगर इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको स्लोप मिलेगा, दूसरे बार इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो देखिए जो डबल इंटीग्रेशन मोमेंट है मतलब मेथड है, उसमें हम लोग को एक इक्वेशन याद रखना होता है। वो आपका ये होता है कि एम एक्स इक्वल टू, ठीक है, एम एक्स इक्वल टू ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस इसको आप याद रखिए, इसको याद रखिएगा, आपका सारा चीज बन जाएगा, ठीक है। अब ये कहां से आया इसके बारे में भी हम लोग को कुछ नहीं जानना है, ये हम आपको बताएंगे कि ये कैसे आएगा जब हम लोग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट पढ़ेंगे या फिर आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको ये चीज आएगा, हम आपको बता देंगे कि देखिए ये वैल्यू यहां से आता है, ठीक है। तो वो आगे के चैप्टर में, लेकिन हम लोग अभी यही पढ़ना है तो इसलिए आप इसको केवल याद रखिए। अब इसके बाद क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के सिंबल आएगा, आप लोग मैथ में पढ़िएगा, ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो mx की वैल्यू हम लोग को निकालना है, mx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए अब ये mx की वैल्यू हम लोग कहां से निकालेंगे, mx की वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे, यानी कि मोमेंट एट पॉइंट x पे निकालना है। इस पॉइंट पे हम लोग मोमेंट निकालते हैं। मोमेंट कैसे निकलता है, आपने मैकेनिक्स में कुछ पढ़ा होगा। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, या एल्जेब्रिक सम ऑफ, अगर मोमेंट की बात करो तो क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ all the forces with respect या all the forces and their corresponding distance, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर अगर मोमेंट निकालना है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग जितने भी आपका फोर्सेस है वो सारे फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, उसकी एल्जेब्रिक सम करते हैं, ठीक है। आइदर लेफ्ट हैंड साइड आइदर राइट हैंड साइड, मतलब आइदर राइट हैंड साइड आइदर लेफ्ट हैंड साइड, या तो लेफ्ट हैंड साइड बात करते हैं या तो राइट हैंड साइड। ऐसा नहीं करते कि दोनों, अगर दोनों करोगे, दोनों साइड को अगर सम कर दोगे, एल्जेब्रिक सम कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग को उस तरीके से नहीं करना, हमें किसी एक साइड में लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो लोड हो रहा है, अगर आप इसको रिएक्शन के रूप में निकालिएगा, ठीक है, जब रिएक्शन निकालिएगा तो ये आर होगा और ये आपका आर बी होगा। इतना आपने मैकेनिक्स में भी बनाया होगा और रिएक्शन निकाले होंगे कि जब कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर लोड लगाएंगे डब्ल्यू तो आपका रिएक्शन आर ए और आर बी आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि आर बी और आर ए, तो यहाँ से आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी जीरो, ठीक है। तीन कंडीशन होता है आपका इक्विलिब्रियम का, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट शुड बी जीरो। ये तीन कंडीशन में आप तीनों कंडीशन लगाकर आप रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो हम लोग केवल समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी आर ए प्लस आर बी, अगर नीचे से ऊपर वाले को प्लस नहीं है तो ऊपर वाले से नीचे वाले को क्या लेंगे, माइनस लेंगे, यानी डब्ल्यू
बराबर 0, दैट मीन्स क्या हो गया आपका आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू। ठीक है, इस तरीके से एक इक्वेशन आ गया। अब एक इक्वेशन और हम लोग समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल बराबर 0 लगा सकते हैं, या समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट शुड बी 0। समेशन ऑफ मोमेंट कोई भी पॉइंट के अबाउट में ले लो, सी के पॉइंट में लेते हैं तो सी शुड बी 0। तो इस पॉइंट के अबाउट में देखो मोमेंट, तो इस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट लगेगा तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग ये दोनों में से निकालना होता है ना, अगर मान लीजिए रिएक्शन ए पे निकालना हो या रिएक्शन बी पे, तो हम लोग हमेशा मोमेंट या तो ए पे ले लेते हैं या तो बी पे। तो हम यहाँ पे भी बात कर लेते हैं कि ए पे ले लिए मोमेंट। ठीक है, मोमेंट ए की बात कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं। तो एक आपका डब्ल्यू इंटू एल डब्ल्यू, तो यहाँ मोमेंट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा फोर्स। फोर्स कौन सा डब्ल्यू, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ। डिस्टेंस कितना है l/2, तो डब्ल्यू इंटू l/2 मोमेंट हो गया। ठीक है, ये कौन सा इस डायरेक्शन में, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को निगेटिव लीजिए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लीजिए, कोई भी आप मान कर सकते हैं। हम मान लें हम क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, और ये इस साइड से घुमाएगा, यानी कि ये साइड ले जाएगा तो ये प्लस होगा। ये क्या हो जाएगा आर वी इंटू डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक आपका एल है, एल बराबर 0। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं आर वी इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू l/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। और इसको अगर हम लोग और फर्दर कैलकुलेट करें तो आर वी बराबर ये एल से एल कट गया, क्या हो गया आपका w/2। अगर आर वी बराबर w/2 हो गया तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका w माइनस w/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका w/2, यानी कि आर ए और आर बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई w/2। तो यहाँ से बोल सकते हैं ये कितना है w/2 और ये कितना है भी आपका w/2। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई होगी। तो इस पॉइंट पे हम लोग मोमेंट निकालेंगे, या तो आइदर आप राइट साइड की बात करो या तो आइदर लेफ्ट साइड की बात करो। तो हम लोग देखो इधर एक ही आपका फोर्स लगा, इसीलिए यहाँ इजीली होगा। तो यहाँ से अगर हम इस पॉइंट पे मोमेंट निकालते हैं, mx की वैल्यू निकालते हैं, तो बहुत इजीली होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा w लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x इंटू x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो मतलब आप मूवमेंट पढ़िएगा या फिर पढ़े होंगे तो थोड़ा सा चीज याद होगा। एक हॉगिंग होता है और एक सैगिंग होता है। सैगिंग मतलब इस तरीके से, अगर मान लीजिए इस लोड के कारण कुछ इस प्रकार का अगर कर्व बनता है, ठीक है, मुस्कुराता होगा तो इसको बोलते हैं सैगिंग। ठीक है, और अगर इस तरीके से कुछ डायग्राम बनता है तो इसको बोलते हैं हॉगिंग। हॉगिंग को नेगेटिव लेते हैं, सैगिंग को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये कुछ मतलब ये बीम को इस तरीके से बनाना चाह रहा है, यानी कि बीम आपका कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि ये आपका पॉजिटिव की टर्म में है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये चीज कंसीडर करके चलना है कि ये आपका सैगिंग है और ये आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। बहुत शॉर्ट में हम आप लोगों को बताने का कोशिश करना है, थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव टर्म है और इसका यूज हम लोग अभी करेंगे। इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हम उसका पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा W। ठीक है, W x/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे अगर बात करो तो EI कांस्टेंट है तो EI बाहर आता है। जब भी इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट आएगा तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा dy/dx। ठीक है, dy/dx को हम लोग क्या बोलते हैं, देख लो dy/dx को क्या बोलते हैं स्लोप। यहाँ से हम लोग का स्लोप आ गया आपका, क्या बोल सकते हैं कि dy/dx, या इसी को बोलते हैं स्लोप। स्लोप आपका dy/dx आ गया w x/2 इंटीग्रेशन 1/ei। ठीक है, इस EI को हम ये साइड लेकर चला है तो 1/ei हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे E क्या है, I क्या है, तो भैया E होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो चीज अभी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है,
तो अब बताओ इसके बाद ये क्या करना भाई, अब लिमिट है x की वैल्यू है तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो लॉग कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/ei, और इसका इंटीग्रेशन तो w आपका कांस्टेंट है तो w/2 बाहर आ जाएगा, x का केवल इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा आपका x/2 हो जाएगा। ठीक है, x/2। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया, यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये जो फॉर्मूला आया इस सारे को हम लोग एक जगह पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा wx² अपॉन 2 दूनी 4 ei। ठीक है, अब यहाँ के बाद हमारा जो बाउंड्री कंडीशन हमने पिछले क्लास में बताया आपको यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, प्लस आपका क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन जब बढ़ता है तो कांस्टेंट भी आता है। तो यहां तक ये चीज आया। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कांस्टेंट की फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत होती है, हमें बाउंड्री कंडीशन की जरूरत होती है। तो अब हम यहां से रखेंगे क्या, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब ये बाउंड्री कंडीशन हमने आपको बताया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है और जीरो कहां होती है। बस वही दोनों चीज को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और C1 की वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं C1 आपका क्या है, वेयर C1 इज फर्स्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका C1 क्या है, फर्स्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखो ये चीज तुमको समझ में आ गया होगा। अब ये केवल आपका बोलने का रिएक्शन है, वो मैकेनिक्स में पढ़ने वाला चीज था। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाते हैं, रब करते हैं, और रब करके अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसी को आगे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, from boundary condition. At x equal to L/2। तो फिर से बना देते हैं, थोड़ा सा डायग्राम ध्यान में रखने के लिए। चलो ये केवल इस तरीके से बना दो। ये आपका आर था और ये आपका आर भी था और ये पॉइंट लोड था। ठीक है, बाकी चीज तुम्हें याद है, हम शॉर्ट में बना देते हैं। अगर आपको याद होगा, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर याद होगा तो उसमें आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका क्या होता है, डिफ्लेक्शन जो भी होता है y की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। और यहाँ पे अगर थीटा की बात करो तो थीटा मिनिमम, दैट मींस थीटा क्या होता है, 0। ये कितनी दूरी पे है, अगर ये बात करो तो ये L/2 पे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं, x यहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग पुट कर देते हैं x/L/2, यानी कि x बराबर L/2 अगर लेते हैं इस तरीके से बढ़ते बढ़ते x की क्या वैल्यू है, L/2। वहां पे क्या होगा आपका थीटा, यानी कि dy/dx या थीटा का क्या होता है, 0 होता है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ पे इस वैल्यू क्या हो गया आपका स्लोप, यानी dy/dx की अगर बात करो तो ये क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, dy/dx की वैल्यू 0 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या आ गया, 0। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा आपका, ये वाला वैल्यू में L/2, w तो w ही रह जाएगा अपॉन 4ei का 4ei ही रह गया, और x स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा आपका L/2 का होल स्क्वायर प्लस C1। समझ में आ गया, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो C1 इक्वल टू ये इधर आएगा तो प्लस वाला टर्म है, ये भी प्लस वाला है तो प्लस को इधर रहने दो तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका WL/2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 EI। ठीक है, तो ये आपका C1 की वैल्यू आ गया। इसको पुट कर देंगे हम लोग कहाँ पे,
इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करके और वहां पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को फाइनल जो आपका स्लोप की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, स्लोप या dy बाय dx इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये वैल्यू w x स्क्वायर अपॉन 4ei माइनस w l स्क्वायर बाय 16ei, ये आपका फाइनल वैल्यू है किसका, स्लोप का। किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर पॉइंट लोड W लगा हुआ है वो भी मिडिल में, तो ये आपका कंडीशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो भी वैल्यू पे आपका स्लोप पूछ दे, ठीक है, मतलब कि कहाँ पे, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप क्या होगा बता दीजिए। तो ये हमको डिस्टेंस पता होना चाहिए x से यहाँ तक, तो यहाँ तक का डिस्टेंस वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे x से। अगर पूछ देगा कि यहाँ पे बताइए कि कितना होगा, तो x से वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, मतलब x के बराबर कितना पुट कर देंगे, l पुट कर देंगे। l पुट किए तो तुम्हारा स्लोप बता देगा इस पॉइंट का, जिस भी पॉइंट पे हमें पूछना होगा। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे वो पूछना चाहेगा उस पॉइंट पर हम लोग स्लोप बता सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर स्लोप। समझ में आ गया। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, इसी को न्यूमेरिकल में यूज होता है और यही आपका क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, अभी देखिए इसमें हम कुछ कंडीशंस, जैसे कि अभी हम जो बनाए थे, जैसे कि आपका जो बाउंड्री कंडीशन था, तो ये कब मैक्सिमम होता है कब मिनिमम, तो इसी में हम लोग पुट करके देख लेते हैं। अब x बराबर आप 0 पुट करके देखिए। ठीक है, x बराबर 0 यानी कि बी पॉइंट की बात करते हैं, तो x बराबर 0 पे ये क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 0 पे अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, थीटा बी हो जाएगा। थीटा बी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं कि थीटा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा, थीटा बी पॉइंट का स्लोप की बात कर रहा है, यानी कि थीटा बी डिवाइड बाय dx क्या हो जाएगा, थीटा बी हो जाएगा आपका, डिवाइड बाय dx बराबर हम लोग बोल सकते हैं थीटा बी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इतना बराबर क्या हो गया आपका थीटा बी, और यहाँ पे हम लोग 0 रखे तो ये तो टर्म पूरा 0 हो गया, माइनस में क्या हो गया माइनस WL स्क्वायर बाय 16ER। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस साइन आ गया। माइनस साइन कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका एंगल तो माइनस में नहीं होता, माइनस कहने का मतलब है कि जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा नीचे में, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट स्लोप। स्लोप क्या होता है, एंगल होता है, स्लोप इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड की केवल बात करते हैं हम लोग, ये तो डायरेक्शन छोड़ दो, तो ये थीटा बी की वैल्यू क्या होगी WL स्क्वायर बाय 16EI, और यही आपका थीटा ए भी निकल सकता है और थीटा बी भी अगर आप निकालना चाहते हैं, मतलब थीटा बी की वैल्यू तो निकाले, थीटा ए की भी वैल्यू निकालिएगा तो आपका यही चीज आएगा। ठीक है, यही आपका हो जाता है थीटा ए के बराबर, और यही आपका होता है थीटा मैक्सिमम के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम स्लोप इसमें कितना पे आएगा आपका, और जिसकी वैल्यू क्या होगी WL स्क्वायर बाय 16EI, इससे ज्यादा आपका स्लोप नहीं हो सकता है। इतना रेडियन की बात करेंगे कि ये आपका रेडियन में होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें आपका डिफ्लेक्शन की। ये तो अभी तक स्लोप के बारे में हमने केवल देखा, स्लोप का भी हम कंडीशन बता दिए कि मैक्सिमम कहाँ होता है और जीरो कहाँ होता है आपको पता है। इसमें L/2 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, L/2 रखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमने पहले से पुट करके रखा तो वहां से हमारा C1 की वैल्यू आ गया, और यहाँ पे अगर रखोगे तो तुम ऑब्वियसली देखो L/2 रखोगे तो L/2 से ही तो ये आया है, अगर ये और ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाता है, ये और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज आपका हो गया। ठीक है, किसके बारे में बोल सकते हैं,
स्लोप के बारे में, वो भी सिंपली सपोर्टेड बीम। अब हम लोग इसके बारे में अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, फिर से इसको क्या करेंगे, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, इस वाले इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आगे हम लोग कि यहां से तो हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम ही चल रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम की ही बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगेन डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, अगेन इंटीग्रेट द एबव इक्वेशन, ठीक है, जो भी एबव में मतलब इसके ऊपर में होता ना तो पेज नहीं है। तो ये आप देखिए, इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते थे, ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये आपका ये वाला वैल्यू, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन w x स्क्वायर बाय कितना 4ei प्लस c1, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है। आप इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो सारी चीज आपको समझ में आएगा। अब देखो सर सारा जितना चीज यहाँ पे भी बाउंड्री कंडीशन, यहाँ भी आपका कांस्टेंट आएगा, उसका भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके से भी बात कर रहे हैं। हाँ, तो देखिएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको dy बाई dx है, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन होगा तो ये आपका हो जाएगा y, अब ये इस साइड चला जाएगा, मान लीजिए dx को ये साइड ले चलेगा तो ये dx से सारे में इंटीग्रेशन कर देगा, ठीक है, वो आप समझ जाइएगा। अभी इंटीग्रेशन आप लोगों को नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगी कि सर ऐसे ऐसे कैसे हो गया आपका। इंटीग्रेशन में ये रूल भी होता है, ठीक है, C1 का इंटीग्रेशन इस तरीके से करोगे तो ये तो y हो जाएगा, ये y होगा। इसका इंटीग्रेशन में आपको जो कांस्टेंट टर्म है, ये w बाय 4ei ये कांस्टेंट टर्म में बाहर आएगा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x क्यूब बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस C1 का अगर बात किया जाए तो C1 का अगर हटेगा तो ये C1 इंटू एक्स प्लस C2 आ जाएगा, ठीक है, C1 इंटू एक्स प्लस C2 आ गया। या फिर आप ऐसा बोल सकते थे कि C1 की वैल्यू हमने पिछले वैल्यू में निकाला था, तो वो क्या आया था, उसी को वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज अगर बात करो तो ये था माइनस आपका WL स्क्वायर बाय 16ei था, ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा आपका WL स्क्वायर बाय 16ei का, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो कुछ होगा नहीं, ये C1 का C1 ही वही आएगा, ये माइनस के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका WL स्क्वायर बाय 16ei, ठीक है, इंटू एक्स प्लस C2 हो जाएगा। यहां से हम लोग y बराबर निकाल सकते हैं, y आपका क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ठीक है, ये बीम का डिफ्लेक्शन है, इसी इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 12ei माइनस WL स्क्वायर बाय 16ei इंटू एक्स प्लस C2। अब लेकिन पहले C2 तो फाइंड आउट करो, तभी तो हमारा डिफ्लेक्शन होगा। तो C2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से अगेन बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन हमने आपको सिंपली सपोर्टेड में डिफ्लेक्शन के लिए भी बताया था कि बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो फॉर C2 अप्लाई बाउंड्री कंडीशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ C2, फॉर कैलकुलेशन of C2 we apply boundary condition, apply boundary condition, ठीक है।
अब हम लोग अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन को। तो बाउंड्री कंडीशन क्या था आपका, बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे एट Ly2 पे y मैक्सिमम था, एट x बराबर 0 y क्या था हमारा 0 था, तो यहाँ पे वही चीज लिख देंगे, एट x इक्वल टू 0 y क्या था तुम्हारा 0 था, यानी कि डिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है 0 होता, तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये 0, लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड x की वैल्यू 0, ये भी 0, यानी कि ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0 माइनस 0 प्लस C2, दैट मींस, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं C2 बराबर क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो C2 बराबर 0 इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या ओवरऑल, इसीलिए हमने आपको बता दिया था कि ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो डिफ्लेक्शन हमारा, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W x क्यूब माइनस अपॉन 12 EI माइनस W L स्क्वायर x अपॉन 16 EI। यही आपका इक्वेशन हो गया किसका डिफ्लेक्शन का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा डिफ्लेक्शन मिलता जाएगा। तो अब हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 अभी पुट किए थे, देखो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे y बराबर 0 आ जाएगा, तो हमें निकलना। अब क्या करते हैं x बराबर Ly2 पुट करके देखते हैं, Ly2 पुट करते हैं, ठीक है। Ly2 पे देखते हैं कि y क्या आता है, तो y आपका क्या होगा yc के बराबर हो जाएगा, y आपका बन जाएगा yc, तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं yc। yc का मतलब होगा डिफ्लेक्शन एट पॉइंट c की बात कर रहे हैं। x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे Ly2, तो यहाँ पे रख दो Ly2 का होल क्यूब, ध्यान देना ये अच्छे से 12 EI। अगर ये बात समझ नहीं आएगी तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, ठीक है, ये हम बता रहे हैं भाई, थोड़ा सा आप लोग इस पे मेहनत कीजिए, बहुत जरूरी है। x के यहाँ पर क्या रखेंगे Ly2 अपॉन क्या हो गया तुम्हारा 16, ठीक है। तो yc की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर ये w का w हो गया, ठीक है, LQ हो गया, तो LQ हो गया, नीचे में 2 का पावर क्यूब यानी 8, और 8 नीचे आ जाएगा यानी कि 12 में मल्टीप्लाई आएगा, तो 12 8 96। किसी को कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा W LQ बाय 32, 16 दूनी 32 EI, ठीक है। अगर ये दोनों का भिन्न का घटाओ, ये फिर जैसा तुम करोगे तो ये तुम्हारा फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका आएगा W इंटू LQ बाय 48 EI, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं YC इक्वल टू क्या आ गया W LQ बाय 48 EI, ठीक है। और ये आपका हो गया मैक्सिमम, बोल सकते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, तो अगर लेंथ की यूनिट mm में होगी तो mm होगा, ठीक है। उस तरीके से यूनिट वाइज हम लोग देख लेंगे कि मीटर होगा सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक जितना चीज हमको बताना था वो चीज हम आपको बता दिए। ओवरऑल यहाँ से हमें 2 रिजल्टेंट मिले। पहला आपका थीटा का इक्वेशन मिला, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, और अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू हम लोग को ए पॉइंट की बात करो तो थीटा ए क्या होता है तुम्हारा, थीटा ए की वैल्यू होती है आपका WL स्क्वायर बाय 16 EI होता, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, चाहे आप थीटा ए की बात करो चाहे थीटा बी की बात करो, यही दोनों होता है, ठीक है। थीटा ए और थीटा बी बराबर होता है। और वहां से बात करें अगर थीटा सी की बात करते हैं, सी पॉइंट पे अगर थीटा की वैल्यू वो 0 होती है। उसी तरीके से ये हमारा पहला रिजल्टेंट, दूसरा रिजल्टेंट, ये तीसरा रिजल्टेंट अगर बात करते हैं तो वाई ए की बात करो, वाई ए की बात करो या वाई बी की बात करो, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है 0 होता है। और वाई सी की बात करो तो ये आपका क्या होता है वाई मैक्सिमम होती है। और इसकी वैल्यू कितनी आई है, जो वैल्यू आई है वो रख देते हैं WL/48 EI।
ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू बताइए, सिंपली सपोर्टेड बीम में कोई पॉइंट लोड दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी हम आपके सामने बताते हैं, दे रहे हैं। उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखिएगा, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ अ स्पैन 3 मीटर is subjected to a central load of 10 kilonewton. Find the maximum slope and deflection of beam. Take I equal to 12 into 10 to the power 6 meter to the power 4 mm to the power 4 and E equal to 200 gigapascal। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, जैसा हम बोले वही चीज होता है। ठीक है, मतलब अगर बात करते तो देख लो गिवन डाटा की बात, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ। देखो स्पैन का मतलब होता है लंबाई किसी बीम का। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका, तो एक आपका रोलर इन होगा और एक आपका क्या होगा, एक आपका हिंज सपोर्ट होगा। ठीक है, और इसकी स्पैन दिया हुआ है, इनकी लंबाई दिया हुआ 3 मीटर, यानी एल की वैल्यू दे रखा है, एल बराबर कितना हो गया 3 मीटर। इसके मिडिल में ही लग रहा है एक लोड लग रहा है जिसको वैल्यू दिया हुआ कितना 10 किलो न्यूटन दिया हुआ। ठीक है, 10 किलो न्यूटन दिया हुआ है। और आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। टेक आई, आई दिया हुआ तुम्हारा, आई बराबर कितना दिया हुआ 12 into 10 to the power, देखिए 12 into 10 to the power 6 mm to the power 4 दिया हुआ, एंड E इक्वल टू आपका दिया हुआ 200 गीगा पास्कल। ठीक है, थोड़ा सा आपको यूनिट से समझना पड़ेगा। ठीक है, कि mm में दिया हुआ तो इसको भी हम लोग mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा भी है क्या, 200 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको इसको करना है mm में, तो ये हो जाएगा आपका 10 to the power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो आपको इतना चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे लोड किलो न्यूटन में दिया हुआ है तो इसको हम लोग, यहाँ पे न्यूटन है तो इसको भी न्यूटन में कर लो, नहीं तो इसको भी किलो न्यूटन में कर लो। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब सही हो गया। ठीक है, क्योंकि कटने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपका मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम स्लोप, अगर मैक्सिमम स्लोप की बात करते हैं तो देख लो यही आपका हेड स्लोप होती है जो कि मैक्सिमम होती है, चाहे यही सिंपली सपोर्टेड बीम बीच में पॉइंट लोड की बात है। तो ये आपका क्या हो गया थीटा मैक्सिमम की बात कर लो, चाहे ए पे बात करो चाहे बी पे, तो वो क्या होता है आपका WL स्क्वायर बाई 16EI। आप सीधा लिखिएगा, जब भी सॉल्यूशन कीजिए तो आप सीधा लिखिएगा मैक्सिमम, वी नो दैट, हम लोग बार बार डिराइव नहीं करते हैं, वी नो दैट maximum slope in simply supported beam with point load, ठीक है, बस इतना लिख कर ये वैल्यू लिख देंगे और इसके बाद इसको पुट कर देंगे। तो W की वैल्यू कितनी हो गई, ये W की वैल्यू है, ये आपका है 10 किलो न्यूटन था। ठीक है, तो किलो न्यूटन को या तो आप न्यूटन में ही रहने दीजिए या फिर आप इसको चेंज, तो हम लोग कर दिया किलो न्यूटन, इसको भी किलो न्यूटन बना दिए। ठीक है, इनटू लेंथ, लेंथ किसका होता है आपका, ये बीम का लेंथ है, तो बीम का लेंथ कितना दिया हुआ 3 मीटर दिया हुआ, तो मीटर देखो यहाँ पे सारा चीज mm में है, ये भी mm में, ये भी, इसको भी mm में कर दो, तो 1 मीटर में 1000 mm होता है, तो 3 मीटर में कितना हो जाएगा 3000 mm। यहाँ से हम लोग बोल देंगे 3000 mm अपॉन, इसका यूनिट क्या था तुम्हारा किलो न्यूटन था, तो किलो न्यूटन भी लिख देते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी लिख सकते हैं, अपॉन 16 इंटू ई की वैल्यू क्या हो गया 200 किलो न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर। ठीक है, mm स्क्वायर इंटू आई की वैल्यू कितना दिया हुआ 12 इंटू 10 टू द पावर 6 mm का पावर 4। थोड़ा सा यूनिट का ध्यान देना। ठीक है, देखो ये किलो न्यूटन से ये किलो न्यूटन कैंसिल हो गया, का 1 mm से 1 mm कैंसिल, तो ये 3 और ये 2 है, तो ये यहाँ से काट देगा, तो 1 बचेगा mm। ठीक है,
यानी कि 1 mm आपका बच गया। तो 1/mm यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे रेडियन आएगा, जो भी आपका कैलकुलेशन बस इस तरीके से करना है कि 1 mm बचना चाहिए। और बाकी को जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो हमारा थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.0023। ठीक है, हमने कर लिया था इसीलिए आपको डायरेक्ट लिख दिया, इतना रेडियन आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसके बाद क्या बोला, मैक्सिमम की वही चीज लिखेंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू की बात करते हैं, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा है ये, तो y मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा WL3/48 EI। ठीक है, सिमिलर वैल्यू यहाँ पे भी पुट करेंगे, तो ये क्या होगा 10 किलोन्यूटन इंटू L की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3000, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर भी तो होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3000 को यहाँ पे क्यूब करेंगे, अपॉन करेंगे। ठीक है, 48 को 48 ही रहने देंगे, ये नंबर है, और अगर गुना में, और ई की वैल्यू कितना है 200, तो 200 रख देंगे, और इंटू कितना आई की वैल्यू 12 इंटू 10 टू द पावर कितना, देख लो 6। ये सब सारा चीज कैलकुलेट करोगे, कटिंग करोगे या कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2.3 mm। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि y मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी आपका कितना आएगा 2.3 mm। mm में आंसर आएगा क्योंकि सारा यूनिट हमने mm में रखा था। ये इस तरीके से आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी हो गया और आपका सिंपली सपोर्टेड में स्लोप और डिफ्लेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट भी देख लिया। ठीक है, हमने इससे प्रीवियस में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया, मतलब थ्योरी बताया था, और ये भी आपका थ्योरी उसी से रिलेटेड। एक लेक्चर और आएगी जिसमें आपको कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन, स्लोप और न्यूमेरिकल बताया। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।